टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किसके साथ अपने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए 400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं अडानी ग्रुप, टेक महिंद्रा, SBI या फिर रिलायंस ग्रुप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेक महिंद्रा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक महिंद्रा के साथ अपने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए 400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक व्यावसायिक परिवर्तन है जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और केंद्रीय उद्यम संसाधन योजना यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP के माध्यम से शुरू हुआ। टेक महिंद्रा एक कार्यान्वयन और समर्थन भागीदार के रूप में HAL की ERP प्रणाली के आधुनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा। टेक महिंद्रा कुल 400 करोड़ रुपए की लागत से 9 साल की अवधि में प्रोजेक्ट परिवर्तन को लागू करेगा। यह परियोजना ERP प्रणाली को बदल देगी और साथ ही सशस्त्र बलों को एक कुशल तरीके से सेवा देगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, खबरों में रही वर्ल्ड स्कॉर्स नामक गिरगिट की प्रजाति कहाँ की स्थानीय प्रजाति है? ऑप्शंस हैं अलास्का, मैक्सिको, मेडागास्कर या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेडागास्कर। वर्ल्ड स्कॉर्स नामक गिरगिट की प्रजाति मेडागास्कर की स्थानीय प्रजाति है। गिरगिट की यह प्रजाति 100 साल पहले मेडागास्कर में देखी गई थी। मेडागास्कर और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में एक अभियान के दौरान गिरगिट के कई लिविंग स्पेसिमेंस की खोज की। वैज्ञानिक का कहना है कि इस गिरगिट का आवास वनों की कटाई के चलते खतरे में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व नगर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 के विश्व नगर दिवस की थीम है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। इसका उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या तथा समस्याओं के बीच नियोजित शहरी जीवन के लिए कार्य करना है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर के दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूलों में 2021-22 शैक्षणिक वर्ष शुरू होने पर OBC के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी? ऑप्शंस हैं 20%, 27%, 32% या फिर 40%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27%। सैनिक स्कूलों में 2021-22 शैक्षणिक वर्ष शुरू होने पर OBC के लिए 27% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस तरह के 33 स्कूल रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित हैं। यह आरक्षण वर्ष 2021-22 से सैनिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक सैनिक स्कूल में 67% सीटें उस राज्य के उम्मीदवारों के लिए होती हैं जहां संस्थान स्थित है, बाकी अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए हैं। इन आरक्षणों में 15% सीटें SC के लिए, 7.5% ST के लिए और 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कोर्स में 7.5% आरक्षण देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कोर्स में 7.5% आरक्षण देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। नया कानून उन छात्रों के लिए 7.5% कोटा प्रदान करेगा जिन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययन किया है और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट में योग्य हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ चुके छात्रों के लिए 7.5% कोटा सुनिश्चित किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 69% आरक्षण के भीतर आरक्षण की प्रत्येक श्रेणी में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिवाली के मद्देनजर
उच्च गुणवत्ता वाला मलमल फैब्रिक मास्क लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं DRDO, नीति आयोग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग या फिर अमेजन इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खादी और ग्राम उद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने 2 लेयर वाले मास्क बाजार में लॉन्च किए हैं। इन मास्क पर शुभ दीपावली अर्थात हैप्पी दीपावली लिखा होगा। लिमिटेड एडिशन वाले खादी के ये मास्क मलमल से बनाए गए हैं। मलमल एक उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा होता है जिसे पश्चिम बंगाल के खादी के कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं। KVIC इसके अलावा सूती और रेशम के भी मास्क बना रहा है। इस कदम से अतिरिक्त रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। मलमल के कपड़े से मास्क बनाने की एक वजह यह भी है कि वह नमी को मास्क के अंदर ही रखेगा, साथ ही इसके जरिए हवा भी आसानी से आर पार हो जाएगी। यह मास्क इसलिए भी खास हो जाता है कि यह हाथ से काता बुना गया है, जो कि त्वचा के लिए बेहद मुलायम और आरामदेह है। साथ ही इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दीपावली के लिए लॉन्च हुए मलमल के मास्क की कीमत 75 रुपए रखी गई है, जिसे ऑनलाइन KVIC के ई पोर्टल www.khadiindia.gov.in से खरीदा जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाना है। यह अभ्यास कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर 2020 के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाना है। इस बार इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं को भाग लेना है। अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाना है। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना को कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑफ शोर गश्ती पोत सुकन्या, फ्रिगेट शिवालिक, फ्लीट शिप जहाज शक्ति और पनडुब्बी सिंधुराज को तैनात करना है। यह अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में शुरू हुआ था। बाद में 2015 में जापान इस अभ्यास का परमानेंट मेंबर बन गया। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगभग 8000 स्कूलों को कम नामांकन के कारण उनके विलय की योजना बनाई है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 15 जिलों के लगभग 8000 स्कूलों की पहचान की है जिनमें कम नामांकन यानी 20 से कम छात्र हैं। इस कारण ओडिशा सरकार इन 8000 स्कूलों के विलय की योजना बना रही है। यह विलय नीति आयोग की सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। 2017 में ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ उन 3 राज्यों में से था जिन्हें नीति आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए चयनित किया जाना था। इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा को लक्ष्य केंद्रित कर शिक्षा के लिए रोल मॉडल राज्य बनाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में केरल राज्य का बेस्ट गवर्न्ड स्टेट है, वहीं उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा सबसे ऊपर तथा मणिपुर सबसे नीचे है। संगठन ने विकास, इक्विटी और धारणीयता जैसे 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों के शासन का विश्लेषण किया था। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जारी की गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर-दिसंबर 2019 के लिए त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS जारी किया है? ऑप्शंस हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने अक्टूबर-दिसंबर 2019 के लिए त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS जारी किया है।
यह डेटा सेट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट से अलग है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करती है। PLFS के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 7.9% रही, जो कि 2018 में इसी अवधि के दौरान के आंकड़ों से 2% कम है। गैरतलब है कि जुलाई-सितंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.4%, अप्रैल-जून 2019 में 8.9% और अक्टूबर-दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान 9.9% थी। इस सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2019 के दौरान 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में शहरी बेरोजगारी 19.2% रही, जो कि जुलाई-सितंबर 2019 के 20.6% और अक्टूबर-दिसंबर 2018 के 23.7% से भी कम है। हालिया सर्वेक्षण में 45,555 परिवारों के 1.79 लाख लोगों को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO का विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की स्थापना की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भूमि अधिग्रहण की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट एंड रूल्स को जारी किया है? ऑप्शंस हैं DRDO, ISRO, नीति आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट एंड रूल्स को जारी किया है। इसे मुकदमे को कम करने के लिए पेश किया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यह मॉडल एक्ट और नियम राज्य सरकारों को अचल संपत्तियों यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के टाइटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन करने का अधिकार देगा। साथ ही यह बड़ी संख्या में भूमि संबंधी मुकदमों को कम करेगा और भूमि अधिग्रहण को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। लैंड टाइटल एक दस्तावेज है जो भूमि के स्वामित्व को निर्धारित करता है। आपको बता दें कि लैंड टाइटल अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक व्यक्ति भी अपील कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB कार्यक्रम में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना ना भूलिएगा। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।